Hi guys, my name is Nidhi Bhatnagar and I welcome you all in my channel. सरस्वती क्लासेस बाय निधि भटनागर। सो बच्चों, आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री के चैप्टर 5 व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर का थर्ड पार्ट। क्लास 8th का चैप्टर है, हिस्ट्री का चैप्टर है एंड एनसीईआरटी की किताब से लिया गया है। तो देखिए, फर्स्ट और सेकंड पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर अपलोड्स में जाकर देख सकते हैं आप मेरे। और आप देखिए, हम थर्ड पार्ट शुरू करेंगे आज। तो ये सारा पार्ट हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में कवर किया था। मैं लाइन बाय लाइन आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, हर लाइन को आपको अच्छे से समझाने की कोशिश है, जहाँ पर आपको हिंदी में एक स्टोरी की तरह मैं इस चीज़ को समझा सकती हूँ। तो ये सारा पार्ट हम लोगों का हो गया था। तो आज हम शुरू करने वाले हैं द रेबेलियन स्प्रेड्स, यानी कि बगावत बिल्कुल जो फैलने लगी थी, अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत होने लगी थी। तो देखिए, अब यहाँ क्या होता है। आफ्टर द ब्रिटिश वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली देर वॉज नो अपराइजिंग फॉर ऑलमोस्ट अ वीक। तो क्या हुआ, जब दिल्ली से अंग्रेज़ों के पैर उखड़ गए थे, एक तरीके से आप रूटेड का मतलब क्या होता है, रूटेड मतलब जैसे पैर उखड़ जाते हैं ना, बिल्कुल उनको भगाया जा रहा था वहाँ से। तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ था। ठीक है, आफ्टर द ब्रिटिश वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली देयर वर नो अपराइजिंग फॉर ऑलमोस्ट अ वीक। इट टुक दैट मच टाइम फॉर द न्यूज़ टू ट्रैवल दैट स्प्रिट ऑफ मिनट्स बिगिन। अब क्या हुआ कि खबर फैलने लगी कि कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर भी विद्रोहों का सिलसिला ही शुरू हो गया। लेकिन कुछ टाइम बाद फिर विद्रोह का सिलसिला ही शुरू हो गया। अब क्या हुआ, रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट म्यूटिनाइड and took off to join other troops at नोडल पॉइंट्स लाइक दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ। अब क्या हुआ, एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने निकल पड़े थे। आफ्टर देम द पीपल ऑफ द टाउन्स एंड विलेजेस ऑल्सो रोज अप इन रिबेलियन एंड रेल्ड अराउंड लोकल लीडर्स। तो उन्होंने क्या देखा कि उस समय क्या हुआ, उनकी देखा था कि जितने कस्बे थे, जितने गाँव थे, वहाँ के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। उसके बाद फिर क्या होता है, कहाँ थे हम लोग, आफ्टर द पीपल ऑफ द टाउन्स एंड द विलेज आल्सो रोज अप इन रिबेलियन रेल्ड अराउंड द लोकल लीडर्स, जमींदार्स एंड चीफ्स हु वर प्रिपेयर टू एस्टैब्लिश देयर अथॉरिटी टू फाइट द ब्रिटिश। अब वहाँ के जो स्थानीय नेता थे, जमींदार थे, मुखिया थे, वो भी पीछे से संगठित हो गए। मतलब एक तरीके से सब हिंदुस्तानी सिपाही मिल गए, जमींदार मिल गए, गाँव के लोग मिल गए, जितने मुखिया थे वो सारे लोग मिलकर एकदम अंग्रेज़ों के खिलाफ ही हो चुके थे। Nana Sahib, the adopted son of the Peshwa Bajirao, who lived near Kanpur, gathered armed forces and expelled the British garrison from the city. तो क्या हुआ उस समय, जो नाना साहिब थे ना, स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहिब ने, कानपुर के पास वो रहते थे, उन्होंने सेना को इकट्ठा किया और ब्रिटिश सैनिकों के शहर पर, उस शहर से ही उन्होंने बिल्कुल उन्हें खदेड़ डाला एक तरीके से, मतलब शहर से बाहर ही भगा दिया एक तरीके से उनको। तो ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ पेशवा, और उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, पेशवा जो था उन्होंने घोषित कर दिया अपने आप को। प्रोक्लेम्ड मतलब घोषित कर देना। ही डिक्लेयर्ड, उन्होंने डिक्लेयर किया दैट ही वाज अ गवर्नर अंडर एम्परर बहादुर शाह जफ़र। तो उन्होंने क्या किया, ऐलान कर दिया कि वे बहादुर शाह जफ़र के तहत जो है वो गवर्नर हो गए हैं अब। ठीक है, कहाँ पर, लखनऊ। अब क्या हुआ, इन लखनऊ बर्जिस, कौन था, लखनऊ की गद्दी से नवाब वाजिद अली शाह जो थे, उनके बेटे बिरजिस कद्र। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पर इस लाइन पर। इन लखनऊ बिरजिस कद्र द सन ऑफ डिपोज्ड नवाब वाजिद अली शाह वॉज प्रोक्लेम्ड द न्यू नवाब। अब क्या हुआ, जो लखनऊ की गद्दी से उन्हें तो किसको हटा दिया था, सॉरी यहाँ से हम चलते, उन्होंने ऐलान कर दिया था कि बहादुर शाह जफ़र के तहत वो गवर्नर है। तो लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र को भी नया नवाब घोषित कर दिया गया था। पहले तो उन्हें गद्दी से हटा दिया गया था, वाजिद अली शाह का जो बेटा था बिरजिस कद्र, अंग्रेज़ों ने हटा दिया होगा, लेकिन अब उसको वापस से लखनऊ में नवाब घोषित कर दिया गया था। रानी लक्ष्मीबाई ने ज्वाइन कर लिया था द रिबेल सपाइस को एंड फाइट द ब्रिटिश अलॉन्ग विद तात्या टोपे द जनरल ऑफ नवाब साहब। अब क्या हुआ था यहाँ पर, इसके बाद समझो आ गई हमारी रानी लक्ष्मीबाई। और ये जो रानी लक्ष्मीबाई का चैप्टर है ना, आगे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिरजिस कद्र ने भी क्या किया था, बहादुर शाह जफ़र को अपना बादशाह मान लिया था। ठीक है, अब उनकी माँ बेगम हजरत महल ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा दिया था। आई थिंक यहाँ कुछ रह गया है क्या, नहीं, बच्चे, ये रहा रानी लक्ष्मीबाई ने ज्वाइन कर लिए थे रिबेल सिपाहियों को, जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह बढ़ रहा था जिस तरीके से। अब यहाँ पहले एक लाइन लगी थी, उनकी माँ बेगम हजरत महल ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा दिया था। किसकी माँ ने, देखो, बिरजिस कद्र ने बहादुर शाह को जफ़र को अपना बादशाह मान लिया था, और बिरजिस कद्र की जो माँ थी बेगम हजरत महल, उन्होंने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा दिया था, बहुत बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया था। अब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोह सिपाहियों के साथ जा मिली थी। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को काफ़ी भारी
चुनौती दी थी। ये देखो यहाँ पर दे रखा है ना, ये फॉट, उन्होंने लड़ाई करी थी ब्रिटिश के खिलाफ अलॉन्ग किसके, मतलब साथ में किसके थे, टोपे के, और वो कौन थे, जनरल थे, ठीक है, जनरल किसके थे वो, नाना साहिब के। द ब्रिटिश वर ग्रेटली आउट नंबर्ड बाय द रिबेल फोर्सेस। अब क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा विद्रोही जो टुकड़ियाँ थी के सामने अंग्रेज़ों की संख्या बहुत कम थी, ठीक है, विद्रोही टुकड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई थी, अब काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठे खड़े हो गए थे। तो ब्रिटिश वर गैदरली आउट नंबर्स बाय द रिबेल फोर्सेस, दे वर डिफीटेड इन नंबर ऑफ बैटल्स। तो बहुत सारे मोर्चों पर उनकी ज़बरदस्त हार भी हुई थी। दे कन्विंस्ड, उन्होंने कन्विंस किया गया, उन्हें यकीन हो चुका था एक्चुअली, द पीपल दैट द रूल ऑफ ब्रिटिश हैड कोलैप्स्ड फॉर गुड एंड गेव दैम द कॉन्फिडेंस टू टेक द प्लेज एंड ज्वाइन द रिबेलियन। तो उन्हें यकीन हो गया था कि अब अंग्रेज़ों का शासन खत्म हो चुका है, ठीक है। विद्रोही जो टुकड़ियाँ के सामने अंग्रेज़ों की संख्या बहुत कम हो गई थी और बहुत सारे मोर्चों पर ज़बरदस्त उनकी हार भी हो रही थी। तो इससे लोगों को क्या यकीन हो गया था कि अब अंग्रेज़ों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल रहा था, भाई वो जीतने लग गए थे अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो क्या होता है, सिचुएशन वॉज ऑफ विस्पर्ड पॉपुलरली वाइड स्प्रेड पॉपुलर रिबेलियन डेवलप्ड इन द रीजन ऑफ अवध इन पर्टिकुलर। अब इससे क्या हुआ, खासतौर पर अवध के इलाकों में तो चारों तरफ बिल्कुल बगावत की स्थिति हो चुकी थी। ऑन 6 अगस्त 1857, 6 अगस्त 1857 में क्या हुआ, वी फाइंड, हम पाते हैं एक टेलीग्राम सेंट बाय द लेफ्टिनेंट कर्नल, जो लेफ्टिनेंट कर्नल थे हमारे टाइटलर ने अपने कमांड इन चीफ को टेलीग्राम को भेजा, ये टेलीग्राम भेजा था। और उसमें क्या उन्होंने लिखा था, आवर मैन आर काउड बाय नंबर अपोज टू देम एंड लेस फाइटिंग। अब क्या हुआ, उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने लिखा था कि हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं, ठीक है। और क्या हो रहा है, एवरी विलेजेस हेल्ड अगेंस्ट अस, और जितने भी गांव हैं एक एक करके सारे गांव जो हैं वो हमारे खिलाफ हो चुके हैं। एंड द जमींदार्स हैव राइजन टू अपोज अस, और जमींदार भी जो है हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं। मैनी न्यू लीडर्स केम, अब बहुत सारे नए जो लीडर थे वो भी सामने आए। और उदाहरण के लिए हम किस किस का उदाहरण ले सकते हैं, फैज़ाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे, अहमदुल्ला शाह एक मौलवी थे फैज़ाबाद के वो, और दूसरा जो प्रॉफिट थे एक तरीके से प्रोपेज कौन होते, भविष्यवाणी जो कर देता है, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी, प्रपोज्ड सॉरी दैट द रूल ऑफ द ब्रिटिश वुड कम टू एन एंड सन। क्या होता है, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि अंग्रेजों का शासन ही बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इसी दौरान जितने भी महत्वपूर्ण नेता थे वो सामने आए। उदाहरण के लिए फैज़ाबाद के जो मौलवी थे अहमदुल्ला शाह, उन्होंने तो भविष्यवाणी ही कर दी थी कि भाई अंग्रेज़ों का शासन जो है वो अब ख़त्म होने वाला है। ही कॉट द इमेजिनेशन ऑफ पीपल, उन्होंने क्या, वो समझ गए थे कि जनता क्या चाहती है, ठीक है, इमेजिनेशन ऑफ पीपल को वो समझ चुके थे। एंड रेस्ड अ ह्यूज फोर्स ऑफ सपोर्टर्स, तो इस तरीके से उन्होंने समर्थकों की एक विशाल सेना भी जुटा ली थी। ही केम टू लखनऊ टू फाइट द ब्रिटिश, वो लखनऊ आए अपने समर्थकों के साथ अंग्रेज़ों से जा लड़ने के लिए, वो वहाँ पहुँच गए थे इन दिल्ली। He came to Lucknow to fight British। अब यहाँ क्या हो रहा था, इन दिल्ली अ लार्ज नंबर ऑफ गाजीज और रिबेलियन वॉरियर्स केम टुगेदर। तो दिल्ली में अंग्रेज़ों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी कि धर्म योद्धा जो थे वो भी इकट्ठा हो गए थे। अब तो मतलब सब अंग्रेज़ों के पीछे पड़ गए एक तरीके से, देखो वाइप आउट द वाइट पीपल, एक तरीके से उन्हें भगाना चाहते थे अंग्रेज़ों को यहाँ से। अब नेक्स्ट आ रहा है हमारा बख्त खान। बख्त खान जो था एक सोल्जर था फ्रॉम बरेली, वो बरेली का सोल्जर था। टुक चार्ज ऑफ लार्ज फोर्सेज ऑफ फाइटर्स हु केम टू दिल्ली, ही बिकेम अ की मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेलियन। अब बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी को के साथ दिल्ली में उन्होंने कूच कर दिया था। अब इन बिहार एंड ओल्ड जमींदार एक क्या हुआ था, इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति भी साबित हुए थे। बिहार के एक पुराने जमींदार थे कुंवर सिंह, उन्होंने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया था। कुंवर सिंह ने भी विद्रोही साथियों का साथ दिया था। लीडर्स एंड द फाइटर्स केम अक्रॉस एंड जॉइंट द फाइट टुगेदर। अब क्या हुआ था, पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने विवाहियों का साथ दिया था और महीनों तक अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी गई थी। अब तमाम जितने भी इलाके के नेता थे, लड़ाके थे, उन्होंने वो इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। द कंपनी फाइट्स बैक। अब इससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश फोर्सेज अटैक द रिबेल्स हु हैड ऑक्यूपाइड द रेड फोर्ट ऑन द राइट द सलीमगढ़ फोर्ट इन दिल्ली, सीलमगढ़ फोर्ट जो है सलीमगढ़ किले पर जो बाएं में कब्जा किया हुआ है। तो ब्रिटिश टुकड़ियाँ विद्रोहियों पर हमला करती हुई जिन्होंने दिल्ली के लाल किले यानी दाएं में और सीलमगढ़ किले यानी बाएं पे जो कब्जा कर लिया था। देखो दाएं और बाएं, आपको पिक्चर बहुत क्लियर तो नहीं है बट फिर भी आप देख सकते हो। तो चलिए आगे देखते हैं। पीछे गतिविधि आपको दी रखी है यानी कि एक्टिविटी। वाई डिड मुगल एम्परर एग्री टू सपोर्ट द रिबेलियन, तुम आपको बताना है कि मुगल जो सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हुए। तो दूसरी बात है, राइट अ पैराग्राफ ऑन दी असेसमेंट ही मे हैव मेड बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑफर ऑफ सिपाही।
advice, तो सिपाहियों के प्रस्ताव को मानने से पहले उन्होंने हालात को जो हिसाब लगाया उसके बारे में एक अनुच्छेद लिखिए। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, अब यहाँ से पढ़ते हैं। द कंपनी फाइट्स बैक। अब देखो क्या हो रहा था, कंपनी ने भी तो कुछ पलटवार करना था ना भाई, अब हमारे हिंदुस्तानी तो नहीं कर सकते थे। तो unnerved by the scale of the upheaval, the company decided to repress the revolt with all its might. इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी थी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगा के विद्रोह को कुचलने का फैसला कर लिया था। इट ब्रॉट रीइंफोर्समेंट फ्रॉम इंग्लैंड। कुचलने का फैसला किया उन्होंने, इंग्लैंड से फौजी मंगवाए थे। अब रीइंफोर्समेंट मंगवाया फ्रॉम इंग्लैंड। पास न्यू लॉज, नए कानून जो थे उन्हें पास किया, सो दैट द रिबेल कुड बी कन्विक्टेड विद ईज, जिससे कि विद्रोहियों को जल्दी से सज़ा दी जा सके। उन्होंने इंग्लैंड से कुछ फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी सज़ा देने के लिए नए नए कानून भी बनवाए, और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर उन्होंने क्या किया था, फिर धावा भी बोल दिया था, यार है ना आपका, एंड देन मूव्ड इनटू अ स्टॉर्म सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट। तो धावा बोल दिया। अब अंग्रेज भी कुछ करने के लिए तो हमारे ही थे भैया, वो कैसे इतनी देश आसानी से छोड़ते थे हमारा। दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रिबेल फोर्सेज इन सितंबर 1857। अब देखो यहाँ थोड़ी सी हार शुरू होती है हमारी। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया था। द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर वॉज ट्राइड इन कोर्ट एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। आप देखो, एक तो बहादुर शाह जफर बेचारा पहले तो तैयार ही नहीं था हमारे देश के लोगों का साथ देने के लिए, वो तो खुद ही डरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने साथ दिया। अब क्या हुआ, उसके खिलाफ अंग्रेज़ों ने क्या किया, सितंबर 1857 में दिल्ली पे दोबारा अंग्रेज़ों ने कब्जा किया। फिर अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर भी मुकदमा चलाया और उनको आजीवन कारावास की सज़ा दे दी कि हमेशा के लिए तुम्हें जेल हो जाएगी, हमेशा के लिए इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल हो जाना। हिज सन्स वर शूट डेड बिफोर हिज आइज, और बहुत बुरा हाल हुआ था उस समय, उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने ही गोली मार दी गई थी। ही एंड हिज वाइफ बेगम हजरत महल वर सेंट टू प्रिजन इन रंगून इन अक्टूबर 1858 में। अब 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया था। उनकी जो पत्नी थी बहादुर शाह जफर को, और उनकी पत्नी जीनत बेगम, जीनत महल, नाम याद रख लेना, कब भेजा था जेल ये भी याद रखना, 1858 में। कौन सी जेल भेजा था ये भी याद रखना है, रंगून जेल में उन्हें भेज दिया गया था। बहादुर शाह जफर डाइड इन रंगून जेल इन नवंबर 1862। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांसें ली थी, वो वहीं पर ही मर गए थे। द रिकैप्चर ऑफ दिल्ली, however, did not mean that the rebellion died down after that. अब दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाने का मतलब ये तो नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। पीपल कंटिन्यू टू रेसिस्ट एंड बैटल द ब्रिटिश। अब इसके बाद भी लोग जो थे अंग्रेज़ों से टक्कर लेते रहे। द ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 years टू सरप्रेस द मैसिव फोर्सेज ऑफ पॉपुलर रिबेलियन। तो व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेज़ों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी थी। लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च 1858 में। तो क्या हुआ था, मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया था। रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 1858। जून में 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हो गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कब हारी थी वो मरी थी, और 1858 में वो मर भी गई थी। तात्या टोपी एस्केप्ड इन द जंगल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड कंटिन्यूड टू फाइट अ गोरिल्ला वॉर विद द सपोर्ट ऑफ मैनी ट्राइबल एंड पीजेंट लीडर्स। अब तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में आदिवासियों और किसानों की सहायता से बिल्कुल छापामार युद्ध जिसे कहते थे, गोरिल्ला युद्ध जो होता था वो लड़ते रहे थे, युद्ध चलाते रहे थे। जस्ट एज विक्ट्रीज अगेंस्ट द ब्रिटिश हैज ईदर इनकरेज रिबेलियन, द डिफीट ऑफ रिबेल फोर्सेज इनकरेज डिसर्शंस। अब क्या होता था, जिस तरह से पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिलता था, उसी तरह विद्रोह की ताकत के हार से लोगों को हिम्मत टूटने लगी थी। अब विद्रोही जो हार रहे थे तो लोग जो थे उनकी भी तो हिम्मत हारने लगी थी, उनका जो इनकरेजमेंट था वो जो था वो ख़त्म होने लगा था। द ब्रिटिश ऑल्सो ट्राइड देयर बेस्ट टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ पीपल। तो जो ब्रिटिश लोग थे वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि भाई किसी तरीके से भी हम लोगों का जो है वो क्या जीत सकें, जो विश्वास टूट गया है ना वो जीत सकें, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया था। अंग्रेज़ों ने भी क्या किया था, लोगों का विश्वास जीतने के लिए जितने संभव प्रयास हो सकते थे वो करे थे। अब विद्रोही बेचारे देखो अब क्या मतलब, एक तो ये लोग लड़ रहे हैं हमारे देश के लोगों के लिए और लोगों ने साथ ही छोड़ दिया था। दे अनाउंस्ड रिवॉर्ड्स फॉर द लॉयल लैंड लॉर्ड्स वुड बी अलाउड टू कंटिन्यू टू एंजॉय ट्रेडिशनल राइट्स ओवर देयर लैंड्स। अब इन्होंने क्या किया, उन्होंने वफादार भूस्वामी जो थे, लैंड लॉर्ड्स थे, जो इनके अंग्रेज़ों के वफादार रहे, उनके लिए इनामों का ऐलान करते, एक तरीके से ना लालच देने लगे थे, उन्हें आश्वासन दिया, ठीक है, एक तरीके से उन्हें आश्वासन किस बात के लिए दिया था
कि उनकी ज़मीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। उन्होंने दे अनाउंस रिवॉर्ड्स फॉर लॉयल लैंडलॉर्ड्स वुड बी अलाउड टू कंटिन्यू टू एंजॉय ट्रेडिशनल राइट्स ओवर देयर लैंड्स। दोज हु हैड रिबेल वर टोल्ड दैट इफ दे सबमिटेड टू द ब्रिटिश एंड इफ़ दे हैड नॉट किल्ड एनी वाइट पीपल। अब यहाँ पर क्या चल रहा है, उन्होंने विद्रोह किया था, उनसे कहा कि जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा कि अगर वो अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देंगे तो उन्हें किसी भी तरह किसी अंग्रेज की हत्या नहीं किया तो वो सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन पर उनके अधिकार और दावेदारी जो है वो बनी रहेगी एक तरीके से। ठीक है, एक सेकेंड, दे वुड रिमेन सेफ एंड द राइट्स ऑफ द क्लेम्स टू द लैंड वुड बी नॉट बी डिनाइड। तो मतलब उनकी ज़मीनें उन्हीं की रहेंगी। नेवरथलेस, अब क्या हुआ, इसके बावजूद, नेवरथलेस मतलब इसके बावजूद, हंड्रेड्स ऑफ द सिपाहीज रेबेल नवाब्स एंड राजाज वर ट्राइड एंड हैंड। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों को, विद्रोहियों को, नवाबों को, राजाओं पर मुकदमे भी चलाए गए, उन्हें फांसी की सज़ा भी दी गई थी। आफ्टर मैथ क्या होता है, द ब्रिटिश हैज़ रीगेंड, विद्रोह के बाद के साल। अब क्या है आफ्टर मैथ, मतलब विद्रोह के साल के बाद क्या हुआ था आगे। द ब्रिटिश हैज़ रीगेंड कंट्रोल ऑफ द कंट्री बाय द एंड ऑफ 1859। तो अंग्रेज़ों ने 1859 के आखिर तक देश के दोबारा नियंत्रण उन्होंने कर लिया था। बट दे कुड नॉट कैरी ऑन रूलिंग द लैंड विद सम पॉलिसीज़ एनी मोर। लेकिन क्या हुआ था, अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे तो शासन नहीं चला पा रहे थे। गिवन बिलो आर द इंपॉर्टेंट चेंजेस दैट वुड इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश। तो नीचे कुछ बदलाव आपको दिखा रहे हैं जो मेन आए थे। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ न्यू एक्ट इन 1858। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक नया कानून पारित किया था, कब, 1858 में। एंड ट्रांसफर्ड द पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन इन ऑर्डर टू इंश्योर अ मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स। अब क्या हुआ था, इसने ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी सारे अधिकार हैं वो ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए जाएं ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादातर बेहतर ढंग से उन्हें संभाला जा सकता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स अच्छे से चल सके। अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट वॉज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब क्या हुआ यहाँ पर, भारतीय मामलों में ज़्यादातर बेहतर ढंग से संभाला जाए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त करा गया और उसे भारत के शासन के संबंधित मामलों में को संभालने का जिम्मा सौंप दिया गया था। अब आगे क्या होता है, ही वॉज गिवन अ काउंसिल टू advise him called the Indian Council। ठीक है, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन द टाइटल ऑफ विक्ट्री दैट इज अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। दो दीज मेजर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रूलिंग इंडिया। अब यहाँ क्या चल रहा है, पढ़ते हैं इसको। क्या हुआ था वहाँ पे कि देखो थोड़ा सा पैराग्राफ को ना मैं पीछे से समझा देती हूँ आपको कि क्या चल रहा है। ये पैराग्राफ थोड़ा सा आप लोगों को ट्रिकी सा लगेगा, लेकिन अच्छे से समझ लेना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है यहाँ से। अब क्या हुआ था, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया। उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी अधिकार हैं वो सारे किसको दे दिए जाएं, ब्रिटिश साम्राज्य को, उनके हाथ में सौंप दिए जाएं ताकि जितने भी भारतीय मामले हैं उन्हें बेहतर ढंग से संभाला जा सके, क्योंकि लोग तो विद्रोही हो चुके थे तो संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। अब ब्रिटिश मंत्रिमंडल जितना भी था, उनके जो सदस्य थे उन्होंने भारत के मंत्री के रूप में उन्हें नियुक्त कर दिया गया। मंत्रिमंडल को भारत के सदस्य के रूप में, भारतीय मंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया। उसे भारत शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा भी सौंप दिया गया। उन्हें सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया भाई, जो एडवाइस दे सके, जिसे हम इंडियन काउंसिल कहते हैं। भारत की गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दे दिया गया। ठीक है, भारत की गवर्नर जनरल को किसका ओहदा दिया गया था, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का। इस प्रकार उन्हें इंग्लैंड के राजा, रानी और निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेजी सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे ही अपने हाथों में ले ली थी। अब आगे क्या चल रहा है यहाँ पर, ऑल रूलिंग चीफ ऑफ द कंट्री वर एश्योर्ड दैट देयर टेरिटरी वुड नेवर बी एनेक्स्ड इन फ्यूचर। तो देश के जितने भी शासक थे उन सबको भरोसा हो गया कि भविष्य में कभी भी उनके भूभाग पर तो कब्जा नहीं किया जाएगा। दे वर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम्स टू देयर हेयर्स, यानी कि उनके जो उत्तराधिकारी हैं, मतलब उनके जो वंशज हैं, एक तरीके से वही उनको ही रियासत, मतलब उनके वंशजों को मिल जाएगी। अब यहाँ पर क्या चल रहा था इसके अलावा, हाउ एवर दे वर मेड टू एक्नॉलेज द ब्रिटिश क्वीन एज द सॉवरेन पैरामाउंट। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर थी, उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया जाता कि वे ब्रिटेन की रानी को ही अपना आधिपति स्वीकार कर लें, एक तरीके से अपना मालिक स्वीकार कर लें, अधिपति स्वीकार कर लें।
और भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई थी, ठीक है। दस द इंडियन रूलर्स वर टू होल्ड देयर किंगडम एज अ सबऑर्डिनेट्स ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। इट वाज डिसाइडेड दैट द प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन आर्मी वुड बी रिड्यूस्ड एंड द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स वुड बी इंक्रीज्ड। अब सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने के लिए यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला ले लिया गया। भाई भारतीय सिपाहियों ने एक्चुअली इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया था ना, तो इसीलिए ऐसा किया गया था। इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट इंस्टेड ऑफ रिक्रूटिंग सोल्जर्स फ्रॉम अवध, बिहार और सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया, मोर सोल्जर्स विल बी रिक्रूटेड फ्रॉम अमंग ऑफ दी। कहाँ से लिए जाएंगे? देखो, गोरखा, सिखों और पठानों को ज़्यादा लिया जाएगा। अब हुआ क्या यहाँ पर? देखो, सिपाहियों ने विद्रोह किया था, तो अब क्या किया इन्होंने कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात तो कम कर दिया और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ा दी। ये भी तय किया गया कि अवध के, बिहार के, मध्य भारत के, दक्षिणी भारत के जितने भी सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय गोरखा, सिखों और पठानों को ज़्यादा से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। The land and the property of Muslims was confiscated on the large scale, and they were treated with a suspicion and hostility. The British believed that they were responsible for their rebellion in a big way. अब यहाँ पर क्या हो रहा था? मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त कर ली गई थी। उन्हें भी बड़े शक से देखते थे और शत्रुता के भाव से देखने लगे थे अंग्रेज़ अब कि ये तो हमारे एनिमी है एक तरीके से मुसलमान। अंग्रेज़ों को लगता था ये विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था, मतलब उनको लगता था अंग्रेज़ों को ये मुसलमानों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। पॉलिसीज़ वर मेड द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजन एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया पीपल इन इंडिया। तो अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि वे भारत के लोग को धर्म व रीति रिवाजों का सम्मान वो करेंगे। और नेक्स्ट क्या था? पॉलिसीज़ वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार्स एंड गिवन देम सिक्योरिटी ऑफ राइट ओवर द लैंड्स। तो भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा ज़मीन पर उनके अधिकारों को स्वामित्व देने की नीतियाँ भी बनाई गई थी। इस प्रकार 1857 के बाद के इतिहास ने एक नया चरण शुरू हुआ। दस अ न्यू फेज ऑफ हिस्ट्री बिगिन आफ्टर 1857। आप देखो यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये सारा कुछ हमारा हो गया है, नहीं ठीक है, हो गया हमारा, आगे देखते हैं हम। ये लास्ट है हमारा, फॉर अ हेवनली किंगडम ऑफ अ ग्रेट पीस। अब क्या? परम शांति के लिए एक स्वर्गिक साम्राज्य के खातिर। वाइल द रिवोल्ट वॉज स्प्रेडिंग इन इंडिया इन 1857, जबकि 1857 में भारत में विद्रोह की पूरा क्या हुआ था? पूरा विद्रोह फैला हुआ था और मैसिव पॉपुलर अपराइजिंग वॉज रैगिंग इन दी साउथर्न पार्ट्स ऑफ द चाइना। जी हाँ, ऐसा भी हुआ था। जबकि 1857 में भारत में विद्रोह फैला हुआ था, उसी समय चीन के भी दक्षिणी भागों में एक विशाल जन विद्रोह पैदा हो गया था। अब इट हैड स्टार्टेड इन 1850 एंड कुड बी सप्रेस्ड ओनली बाय मिड 1860s। अब ये क्या हुआ? 1850 में शुरू हुआ और 1860 के बीच में जाकर ये खत्म हुआ था। हांग जिकुआंग, कहाँ गई मेरी लाइन? थाउजेंड ऑफ लेबर्स पुअर पीपल्स were led to Hong Jikuang to fight for the establishment of the heavenly kingdom of great peace। अब क्या हुआ यहाँ पर? होंग जिकुआंग के नेतृत्व में हज़ारों मेहनतकश गरीब लोगों को परम शांति के स्वर्गिक साम्राज्य की स्थापना करने के लिए लड़ाई उन्होंने लड़ी थी। दिस वॉज नोन एज द, इसको किस ताइपिंग विद्रोह के नाम से, इसको रिबेलियन, ताइपिंग रिबेलियन यानी कि ताइपिंग विद्रोह के नाम से इसको जाना जाता है। होंग जिकुआंग वॉज अ कन्वर्ट, उन्होंने क्या कहता है? ये कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी एंड वॉज अगेंस्ट द ट्रेडिशनल रिलीजन प्रैक्टिस इन चाइना सच एज कन्फ्यूशियनिज्म एंड बुद्धिज्म। अब क्या हो रहा था? होंग जिकुआंग ने धर्म जो था धर्मांतरण एक तरीके से था करके ईसाई धर्म अपना लिया था। उनको कन्फ्यूशियसवाद और बौद्ध आदि परंपरागत चीनी धर्मों के वो खिलाफ थे। कन्फ्यूशियसवाद के खिलाफ थे और बुद्धिज्म के वो खिलाफ थे। द रिबेल्स ऑफ Taiping wanted to establish a kingdom where a form of Christianity was practiced। तो वो क्या करना चाहते थे? एक्चुअली ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहाँ ईसाई धर्म को माना जाएगा, ठीक है। One held any private property where there was no difference between social class and man and woman were consumption of opium, tobacco, alcohol and activities like gambling, प्रोस्टिट्यूशन, स्लेवरी एंड प्रोहिबिटेड। अब क्या हुआ था यहाँ पर अफीम, तंबाकू, शराब आदि के सेवन, जुए, वेश्यावृत्ति और आदि गुलामी पर भी पाबंदी होगी। मतलब वो ऐसा चाहते थे, ऐसा समाज चाहते थे। मतलब यहाँ से पीछे से ले लेते हैं, जहाँ किसी के पास निजी संपत्ति हो ऐसा साम्राज्य चाहते थे, जहाँ सामाजिक वर्गों में स्त्री पुरुष के बीच में कोई भेदभाव नहीं हो, जहाँ अफीम, तंबाकू, शराब आदि के सेवन, जुए, वेश्यावृत्ति, गुलामी पर पाबंदी हो, मतलब ऐसा वो साम्राज्य चाहते थे। द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच आर्म्ड फोर्सेज ऑपरेटिंग इन चाइना हेल्प्ड द
एम्परर ऑफ द डायनेस्टी टू पुट डाउन द ताइपिंग रिबेलियन। तो अब क्या हुआ, चीन में जितने भी तैनात अंग्रेज थे, फ्रांसीसी सेनाएं थी, उसे ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए किंग साम्राज्य के बादशाह को काफ़ी ज़्यादा मदद करी थी। तो बच्चों यहाँ फिनिश होता है मेरा ये चैप्टर अच्छा खासा लंबा हो गया था, पर चलिए चैप्टर फिनिश होता है। चैप्टर अच्छे से समझने के लिए चैप्टर को 1 या 2 बार ज़रूर देखिएगा। एक बार देख लिया हो तो फिर दूसरी बार तो आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि दूसरी बार में आप लोगों को अच्छे से रिवाइज हो जाता है। और जितना हो सके वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट बॉक्स में बताओ चैप्टर में समझ आया या नहीं आया। अगर कोई चीज़ समझना है तो जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें लिखकर आप पूछ भी सकते हो। जल्दी से मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।